प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 के दूसरे का पहला क्वेश्चन किया था। उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इसको भी हमको जो हमने ऋतु वाला क्वेश्चन किया था उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, इसको भी हमको आज करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, जिधर धारा चलेगी उसी की दिशा। आगे बोला है 13 घंटे में वह मतलब नाव 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन में ऋतु थी, अब ऋतु की जगह नाव आ गई। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो एक नाव है 10 घंटे में, तो सबसे पहले हम 10 घंटे वाली जो बात प्रश्न में कही है उसको लेकर हल करते हैं। देखो, तो सबसे पहले बोला है 10 घंटे में, तो इसी के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं। तो ये इस तरह से हम बना लेते हैं धारा को। ठीक, ये धारा है और मान लेते हैं कि धारा की दिशा इधर है और इसमें नाव है, तो नाव को भी बना लेते हैं। इस तरह से हमने नाव बना ली और इस नाव को चलाने वाले व्यक्ति को भी हम बना लेते हैं। तो ये नाव जो है ये धारा की दिशा में जा रही है, तो हम इसको कहेंगे धारा के अनुकूल। तो ये कैसे जा रही है, धारा के अनुकूल जा रही है। और एक नाव और बना लेते हैं। यही नाव है, ये जाएगी और ये वापस आएगी, तो ये नाव एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये इस तरफ जाएगी, इसको चलाने वाला व्यक्ति है, ये कहलाएगी नाव इधर जा रही है और धारा इधर चल रही है, तो हम इसको कहेंगे धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो एक नाव जो है प्रश्न में जैसा बोला है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल मतलब इधर 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जाती है 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाती है 44 किलोमीटर। ठीक है, प्रतिकूल जाती है 30 किलोमीटर, अनुकूल जाती है 44 किलोमीटर और ये जाना और आना ये होता है 10 घंटे में, ये होता है 10 घंटे में। ये बात आप समझ गए। अब दूसरी बात क्या बोला है कि अगर समय 13 घंटे है, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे लेके चलते हैं 13 घंटे में। इसी तरह से हम चित्र वापस से बना लेते हैं। इस तरह से ये है हमारी धारा की दिशा और इसमें नाव है। एक नाव और बना लेते हैं। ये जा रही है इस तरफ, मतलब धारा के अनुकूल, और ये जा रही है धारा के प्रतिकूल। ठीक है, अब इसमें चलाने वाला व्यक्ति भी बना लेते हैं इस तरह से। तो क्या बोला है प्रश्न में कि 13 घंटे में वह मतलब नाव 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, ये प्रतिकूल बोला है, इसका मतलब है धारा की दिशा में, ये धारा की विपरीत दिशा में। तो इसमें ये कहा गया है कि 13 घंटे में, ये 10 घंटे में था, ये 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब इधर एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। मतलब 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। मतलब जाना और आना ये जो समय है वो है 13 घंटे, ये टोटल समय है। यहाँ पर टोटल समय 10 घंटे।
तो प्रश्न में क्या बोला है, इसमें धारा की चाल पूछी है और साथ में ये पूछा है कि नाव की स्थिर पानी में चाल क्या है। मतलब यहाँ पे आप एक बात सोचेंगे कि धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो नाव की चाल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में जाएगी तो धारा उसको सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, अगर नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो नाव की चाल घट जाएगी, क्योंकि धारा के विपरीत जब जाएगी, प्रतिकूल जब जाएगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, क्योंकि धारा उसको खींचेगी पीछे और नाव जाएगी आगे। तो कहने का मतलब नाव की एक्चुअल चाल हमको निकालना है। कब की चाल? जब पानी स्थिर रहेगा तब उसकी चाल कितनी होगी, वो हमें एक्चुअल चाल उसकी पता करना है। और साथ में हमको पता करना है धारा की चाल। तो जो हमको ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। मान लो नाव की स्थिर पानी में चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। या अगर आप इसको समय के रूप में लिखना चाहते हैं तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और अगर आप इसको दूरी के रूप में लिखना चाहते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इन दोनों का गुना हो जाता है, समय गुना चाल भी आप कह सकते हैं। अब हम चाल की बात कर रहे हैं और चाल का फार्मूला दूरी बटे समय। हमारे पास दूरी का मात्रक है किलोमीटर है और समय का मात्रक है घंटा। तो इस तरह से चाल का जो मात्रक होगा वो होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की स्थिर पानी में चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा यानी आवर, s से दर्शाते हैं। और दूसरी बात, धारा की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, नाव की स्थिर पानी में चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो नाव है, ये नाव जब धारा के अनुकूल जाएगी, देखो धारा की चाल हमने क्या मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल हमने मानी है y किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम ये देखें कि जो नाव है उस नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी, यानी जिधर धारा जा रही है उधर ही अगर नाव जाए तो नाव की चाल कितनी होगी, तो ये जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी और धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होगी वो होगी x प्लस वाई। लेकिन अगर ये नाव धारा के विपरीत जाती है तो इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाव धारा के विपरीत जाएगी तो नाव की चाल जो है वो घट जाएगी। अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हम मानते हैं और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी चाल में से इसकी चाल माइनस होगी तो वो होगी नाव की धारा के प्रतिकूल चाल। तो बात को आप समझना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और नाव की धारा के प्रतिकूल चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बात को समझें, हम लिखेंगे अतः नाव की धारा के अनुकूल, मतलब जिधर धारा जाएगी उसी दिशा में धारा, नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी x प्लस वाई और चाल का मात्रक है किलोमीटर पर आवर, तथा नाव की धारा के प्रतिकूल चाल ये कितनी होगी
नाव की चाल x है, धारा की y है, प्रतिकूल मतलब माइनस, तो ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये हमने नाव की स्थिर पानी में चाल ले ली, धारा की चाल ले ली, और नाव की धारा के अनुकूल चाल, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल हमने ले ली। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार केस फर्स्ट लेके चलते हैं। स्थिति पहली क्या बोलती है? पहली स्थिति ये बोलती है प्रश्न में कि नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो लिखते हैं केस फर्स्ट। प्रश्न में जैसा बोला है, नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ ये काम 10 घंटे में हो रहा है, तो हमको जो फार्मूला काम आएगा वो ये आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो, जब प्रतिकूल जा रही है नाव, जब धारा के प्रतिकूल जा रही है, तब दूरी कितनी तय कर रही है? दूरी है 30 किलोमीटर बटे चाल कितनी है नाव की? धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है? x माइनस वाई। तो ये हो गया प्रतिकूल जाने का समय, प्लस धारा के अनुकूल दूरी कितनी तय कर रही है नाव? 44 किलोमीटर बटे धारा के अनुकूल चाल कितनी है? धारा के अनुकूल चाल है x प्लस वाई। तो ये धारा के प्रतिकूल जाने का और ये धारा के अनुकूल जाने का दोनों मिलाकर जो समय है, क्योंकि ये देखो दूरी बटे चाल, दूरी बटे प्रतिकूल चाल प्लस दूरी बटे अनुकूल चाल बराबर टोटल समय कितना लग रहा है? 10 घंटे लग रहा है। इस तरह से हल करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हम इसको कैसा लिख सकते हैं? 30 बाजू में लिख लेते हैं और कुछ नहीं बचा तो 1 बटे एक्स माइनस वाई, और प्लस 44 को बाजू में लिख लेते हैं 1 बटे एक्स प्लस वाई, बराबर हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यानी चर प्लस में या माइनस में जब होते हैं तो आप जानते हैं जो भी विधि से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे वो 2 बार लगेगी। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले के 7वें और 8वें क्वेश्चन को देखा था, तो उसी तरह से हल करेंगे। केस फर्स्ट आप समझ गए होंगे। अब केस सेकंड आप खुद भी बना सकते हैं। क्या बोला है प्रश्न में उसको भी लिख लेते हैं। 13 घंटे में नाव 40 किलोमीटर, प्रश्न में लिखा है धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? यहाँ फार्मूला लगाएंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे बाजू में एक बार और, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले बात करते हैं प्रतिकूल की। प्रतिकूल के लिए दूरी है 40 किलोमीटर बटे चाल है प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई। ये हो गया समय, ये प्रतिकूल जाने का समय हो गया, प्लस अब बात करते हैं अनुकूल की। तो दूरी कितनी है? 55 किलोमीटर बटे अनुकूल में चाल कितनी है? x प्लस वाई। तो धारा के प्रतिकूल जाना और धारा के अनुकूल जाना दोनों मिलाकर समय कितना लग रहा है? 13 घंटे लग रहा है। इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, 40 को बाजू में लिख लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 बटे एक्स माइनस वाई, प्लस 55 को बाजू में लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे एक्स प्लस वाई, बराबर 13। समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब देखो यहाँ 1 बटे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 बटे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी। हम मान सकते हैं, माना 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर p मान लेते हैं, तथा 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर मान लेते हैं q। तो इसको आगे हल करते हैं।
इसीलिए समीकरण 1 से यहाँ आएगा 30, इसको माना हमने P, प्लस यहाँ आएगा 44, इसको माना हमने Q बराबर 10। आप चाहो तो 2 का इसमें भाग देकर भी इसको हल कर सकते हो, और नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 4 से लेते हैं, और समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 ये है, यहाँ आएगा 40P प्लस 55Q, 40P प्लस 55Q बराबर कितना है 13, समीकरण नंबर 4। तो इसको हम हल कर लेते हैं विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि के द्वारा हल करने के लिए P या Q के गुणांकों को बराबर करना है, तो हम P के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो यहाँ P का गुणांक 30 है, यहाँ पर P का गुणांक 40 है। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें इस समीकरण में, तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 120P। और इस समीकरण में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 चौक 12, यानी ये भी हो जाएगा 120P। तो यहाँ पे समीकरण 3 में 4 का गुणा और समीकरण 4 में 3 का गुणा करते हैं, तब उस स्थिति में P के गुणांक यहाँ पर हो जाएंगे बराबर। तो हम कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे हम? जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 में गुणा करेंगे 4 का, और समीकरण 4 में गुणा करेंगे 3 का, और दोनों के चिन्ह समान हैं तो यहाँ घटाना है, तभी यहाँ कैंसिल होगा। तो 4 का गुणा करते बहुत ध्यान से करना है, गलतियाँ हो जाती है। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, यानी 120P, प्लस इसमें गुणा करेंगे 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये हो जाएगा 176Q बराबर 4 धाम 40। यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120P, प्लस 5 का गुणा 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15 के 5, हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16Q बराबर 13 तिया 39। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, घटाएंगे तो 176 में से 165 गया तो ये आएगा 11Q बराबर 40 में से 39 गया 1। तो इस तरह से Q का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1/11। अब इस मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 3 या समीकरण 4 दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर आप निकाल सकते हो सिंपली P का मान। तो हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, ये हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई। अब स्टेप सेकंड है, क्या करेंगे हम? Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, 4 में भी रख सकते हैं आप। तो क्या है समीकरण 3? 30P प्लस 44Q, Q का मान है 1/11 बराबर 10। इसको हल करते हैं, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो ये होगा 30P प्लस 4 बराबर 10। इसको आगे हल करते हैं, 30P बराबर 10 माइनस 4, तो 30P बराबर यह आ जाएगा 6, P बराबर 6 बटे गुणा में है 30, बटे में चले जाएंगे, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो P बराबर मिलेगा 1/5। ये P और Q के मान हमारे पास आ गए। हमने जो माना था, हमने क्या माना था? हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर P और 1/x प्लस वाई बराबर Q। तो P और Q के जो मान है वो यहाँ रखते हैं, हम लिखेंगे इसीलिए 1/x माइनस वाई बराबर हमने P माना था, तथा 1/x प्लस वाई बराबर Q। तो मान रख देते हैं यहाँ, 1/x माइनस वाई बराबर P का मान 1/5 तथा 1/x प्लस वाई, Q का मान कितना है हमारे पास? 1/11। तो यहाँ रख देते 1/11, तिरक गुणा कर दो तो 5 एकम 5 बराबर x माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा। या हम इसको पलट के लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5। इसको नाम देते समीकरण नंबर 5।
तथा यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 का गुणा 1 में करेंगे, 11 बराबर इसका गुणा करेंगे तो होगा x प्लस वाई, या हम इसको पलट के लिख सकते हैं या x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण नंबर 6। तो हमने क्या किया, एक बार विलोपन विधि लगाई और ये समीकरण 5 और 6 मिले। अब इन समीकरण 5 और 6 को पुनः विलोपन विधि लगाकर हल करना है। आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, मैं इसको बढ़ा देता हूँ आगे। तो हम क्या करेंगे, पुनः विलोपन विधि द्वारा, तो हम लिखेंगे पुनः विलोपन विधि द्वारा। इसको हल करना आसान है। यहाँ y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, तो हम सिंपली स्टेप फर्स्ट लगा देते हैं। समीकरण 5 और 6 दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो y से y हो जाएगा कैंसिल। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। इसको हल करते हैं तो y से y हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 और 5 16, x बराबर 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर होगा 8। ये x का मान समीकरण 5 या 6 दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड, x का मान समीकरण 6 में रख देते हैं। समीकरण 6 में रखने पर तो क्या है समीकरण 6, x प्लस वाई बराबर 11, तो हम लिखेंगे x मतलब 8 प्लस y बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 8, तो y बराबर ये हो जाएगा 3। इस तरह से x और y के मान हमारे पास आ गए। अब हमने x किसको माना था देख लेते हैं। नाव की स्थिर पानी में चाल, इसको x माना था, तो हम लिखेंगे अतः नाव की स्थिर पानी में चाल बराबर 8 और मात्रक है किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल बराबर y का मान है 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से उदाहरण 19 को हमने कर दिया कंप्लीट। इसमें विलोपन विधि को हमने 2 बार लगाया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। तो इस तरह से ये उदाहरण 19 आपका होता है कंप्लीट। फिर हम प्रश्नावली 3.6 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, ये जो मान आए हैं x और y का जो मान आए हैं, इन मानों को आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख के चेक कर सकते हो, दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं या नहीं। और दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे ही, मतलब जो आपका आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही है। थैंक यू।